हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी पॉलिटी की जो हमारे लास्ट चैप्टर रह गए थे 3। तो आज हम लोग उनको कवर करेंगे। इसमें क्या है कि बेसिक कुछ है नहीं है। जिला प्रशासन, जिले का प्रशासन कैसे चलता है, सार्वजनिक संपत्ति जैसे कुआं हो गया, कोई सरकारी इमारत हो गई, सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, यही सब इसमें। तो थोड़े जो बेसिक से पॉइंट हैं जो हमको याद रखना और कुछ नहीं है। और ये हो गया हमारा नागरिक संस्था और हमारा सहयोग। नागरिक संस्थाएं होती हैं उनमें हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, तो देखेंगे। इसमें कुछ है नहीं। और ये हमारा इस बुक का लास्ट सेशन है, इसमें कवर अप हैं सारे चैप्टर्स। और अगली जो बुक होगी सेकंड क्लास 8 की, सॉरी 7th की होगी, ये 6 कंप्लीट हो जाएगी, तो वो उसमें वो इम्पोर्टेंट बुक है। उसमें काफ़ी की पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे। तो ये रहा हमारा जिला प्रशासन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये याद करने के लायक है। और ये देश पूरा चलता कैसे कैसे चलाया जाता है, ये इसके बारे में देखना। ये रट्टा पुराना है, कोई काम का नहीं। इन राज्यों में प्रशासन की सुविधा, जो राज्य हमारे यहाँ प्रशासन की सुविधाओं के लिए अनेक सब डिवीजन, तहसीलें और परगनों में विभक्त किया गया है। 3 चीजों में सब बांट दिया गया है। क्लियर है? अब आगे समझते हैं। जिला प्रशासन के प्रमुख 3 कार्य हैं। कौन कौन से कार्य? पहला कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा कार्य जिले में विद्यमान भूमि का रिकॉर्ड रखना, जिले में कितनी भूमि है। ठीक है, और किसानों से भूमि कर वसूल करना। और तीसरा कार्य नागरिक सुविधाओं एवं सेवाओं प्रदान करना और सभी पर निरंतर विकास का प्रयास करना। ठीक है, कोशिश करना कि सब पे बराबर विकास होता रहे। देखिए, इसे समझ लीजिए। इन कर्मचारियों में जिलाधीश, कहीं कहीं पर जिसे डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर कहते हैं, डीएम साहब भी कहा जाता है, ये सर्वोच्च पद है। पूरे जिले का हेड कौन होता है? डीएम, आईएएस होता है, जो जो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी आईएएस ही बनेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ से समझिए, जिले में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और ये नायब तहसीलदार। कानूनगो लेखपाल। कानूनगो लेखपाल क्या होता है? एक ही पद होता है। ये कहीं कहीं पर लेखपाल बोल देते हैं, कहीं उसे कानूनगो बोल देते हैं। नियोजन अधिकारी, पुलिस सुपरटेंडेंट, डिप्टी पुलिस सुपरटेंडेंट, थानेदार, जेलर, सिविल सर्जन और जिला विद्यालय निरीक्षक, कृषि अधिकारी इत्यादि काम करते हैं। अब इन सब का हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी है उतना हमने निकाल के रखा है। पुलिस सुपरटेंडेंट के अधीन अनेक पुलिस कर्मचारी कार्य करते हैं, जिसे थानेदार कहते हैं। जो थानेदार होता है, दरोगा, उसके अंडर में काफी कर्मचारी यानी कि काफी सिपाही काम करते हैं उसकी हेल्प के लिए। क्लियर? सबको पता है। प्रत्येक सर्किट डिप्टी सुपरटेंडेंट की देख रेख में काम करते हैं। ये कौन सा होता है? सर्किल डिप्टी सुपरटेंडेंट। इसके अंडर में कौन आता है? दरोगा। प्रत्येक सर्किल में लगभग 10 थाने होते हैं। 10 थाने नहीं, 10 दरोगा, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर की देखरेख में काम करते हैं। उनका हेड कौन होगा? पुलिस इंस्पेक्टर। क्लियर है? पुलिस इंस्पेक्टर के अधीन सब इंस्पेक्टर, सहायक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कुछ सिपाही होते हैं पुलिस इंस्पेक्टर के अधीन में। क्लियर है? प्रत्येक गांव में पुलिस की ओर से एक चौकीदार नियुक्त किया जाता है। वह अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की सहायता करता है। जो पुलिस के साथ चलता है ना एक, उसे नियुक्त किया जाता है अपराधियों को पकड़ने के लिए। क्लियर है? अब ये पढ़ लेना आप लोगों को, अगर पढ़ना हो। वैसे कुछ है नहीं, बोरिंग सा है। जो काम का है हमने आपके लिए निकाल के रखा है। ये जेल के सर्वोच्च अधिकारी को जेलर कहते हैं। उसे अधीनस्थ अधिकारी को
डिप्टी जेलर कहते हैं। उसके जो नीचे जेलर, जेलर के नीचे डिप्टी जेलर, उन्हें ये एक दरीकालीन जैसे जो वहाँ पर होते हैं, जैसे अपराधियों जैसे उन्हें सुधारना है अपराधियों को, ठीक है। तो उसके लिए उनके लिए क्या होता है कि उन्हें कुछ सिखाया जाता है और प्रयत्न किए जाते हैं उन्हें दरी, कालीन आदि बुनने तथा लकड़ी का सामान बनाने जैसे कामों को प्रशिक्षण देकर नागरिक बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जब तक उनकी जेल होगी उन्हें कोई ना कोई ऐसी स्किल दी जाएगी जिससे वो अपना रोजी रोटी चला सके और वो अपराध ना करें। क्लियर है। भूमि संबंधी रिकॉर्डों की देखभाल और भूमि कर वसूली, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपाल, पटवारी द्वारा किया जाता है। ये सभी अधिकारी कलेक्टर की मदद करते हैं। जो डीएम होता है उसकी मदद में ये सब लोग लग जाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये वसूली का ब्यौरा रखना बहुत जरूरी होता है। तहसील स्तर पर इन कार्यों की देखरेख तहसीलदार की जाती है और नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल इस कार्य में उसकी मदद करते हैं। पटवारी 3 या 4 गांवों में भूमि संबंधी एक आजादी। ये कानूनगो होता है, ये जो लेखपाल से आगे होता है। अभी हम वहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना, जो लेखपाल होता है उससे थोड़ा बड़ा अधिकारी होता है। क्लियर है। तहसीलदार के बराबर होता है। तो ये भी कुछ नहीं है, नहीं पढ़ना है आपको। नागरिक सुविधाएं और विकास बताइए, नागरिक को क्या सुविधाएं मिलती है और कैसे विकास होगा, इसे समझ लेते हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल का मुख्य उत्तरदायी सिविल सर्जन, जिसे जिले का सभी सरकारी अस्पतालों और दवाखानों की देखभाल करता है, जो सर्जन होता है वो। क्लियर है। क्या आप कोई शिक्षा अधिकारी आपके विद्यालय आया हुआ है? ये नहीं, बच्चों के लिए दिया हुआ है, हमें नहीं करना है इसको। आगे बढ़ते हैं। सरकारी इमारतों के निर्माण और देखभाल की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग को होती है। इस विभाग का मुख्य अधिकारी इंजीनियर होता है। जो इंजीनियर होते हैं वो सार्वजनिक निर्माण जो विभाग, मान लो कोई अस्पताल हो गया, कोई इमारत हो गई, कुआं हो गया, जैसे गांव में जो बारात घर बने होते हैं वो हो गए, उनकी जो जिम्मेदारी होती है उनमें टूट क्या है, उसमें क्या सुधार होना है, कैसे बनना है, क्या है उसमें कुछ कुछ खराब हो गया तो उसे दोबारा से बनवाना, ये सब इंजीनियर करता है। क्लियर है। कलेक्टर और पंचायती राज, कलेक्टर यानी कि आईएएस, डीएम। क्लियर है। तो हम पहले पढ़ चुके, जिला कलेक्टर जिला का जो हेड होता है पूरे जिले की, जो भी अधिकारी होंगे सबका हेड कौन होगा? कलेक्टर होगा। ये हमें समझने की जरूरत है। कोई हमको पता ही है कलेक्टर के बारे में, कुछ छुपा ही नहीं हमसे। ये चार्ट समझ लीजिए एक बार, इसमें क्या है। कलेक्टर अथवा डिप्टी कमिश्नर, ये हेड है पूरे जिले का। ये समझ लीजिए, जैसे ये शांति व्यवस्था किसे बनानी है? पुलिस सुपरिटेंडेंट को। इसके नीचे क्या होगा? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होगा, सब इंस्पेक्टर नीचे सहायक इंस्पेक्टर होगा, फिर यहाँ पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल, फिर चौकीदार, जो यहाँ से पकड़ ले जाएगा इनको। अब इस साइड समझ लीजिए। ये नागरिक और सुविधाओं का विकास, जो नागरिक होता है उनको सुविधाएं कैसे मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जिला सिविल सर, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जिला सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सक अधिकारी जो होता है पूरे जिले का, सर्जन होता है जो, उसके लिए वो क्या करता है, एक अधिकारी होता है, उसको क्या करता है वो, एक यहाँ पे डॉक्टरी का काम ये देखेगा नागरिक सुविधाओं के लिए, जो मेडिसिन की, और ये जो जिला विद्यालय एजुकेशन का काम ये करेगा। पर इसके नीचे जिला नियोजन अधिकारी, पर जो जिले में व्यवस्थाएं ये देखेगा कि कैसे जिले का नियोजन होना है। और ये इंजीनियर ने होता है, ये इमारतों की देखेगा, इमारत कौन सी टूट रही है, इतनी इमारतों या सरकारी जो प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड काम ये देखेगा। शहरी और स्थायी संस्थाएं और पंचायती राज संस्थाएं ये होती हैं। क्लियर है इन सब के लिए। अब थोड़ा सा समझते हैं। भूमि का रिकॉर्ड रखना और भूमि प्राप्त कराना, ऐसे कोई भूमिहीनों से भूमि प्राप्त कराना, ये किसका काम होगा?
डिप्टी कलेक्टर, उसके नीचे तहसीलदार आएगा, उसके नीचे नायब तहसीलदार आएगा, उसके नीचे कानूनगो, फिर पटवारी अथवा लेखपाल। इसे समझ लीजिए। सीनियर सुपरडेंट ये गांव का हो गया, ये जिले का होगा। ये होगा सुपरडेंट जेल, डिप्टी सुपरडेंट जेल, और ये जेलर, और ये सहायक जेलर। ठीक है, ये होता है, इस प्रकार से काम करता है। ये दोनों ही लागू होते हैं, शहरी अर्बन क्षेत्र दोनों पर होते हैं। क्लियर है, ऐसे ही काम करता है पूरा। तो आप लोग इसको याद रख लेना। वैसे कुछ खास है नहीं, लेकिन अच्छा है। कौन सी किस पोस्ट के बाद कौन सी पोस्ट आती है, कभी कभी एग्जाम में जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछ लेते हैं। तो क्लियर है। अब इसमें क्या, जिले के न्यायिक प्रशासन, नहीं ये काम का नहीं है। ये अभी आगे चल के ना पूरा क्लियर है, तो इसको यहाँ पे भी छोड़ते हैं। न्यायिक प्रशासन व्यवस्था कैसे कार्य करती है अभी इस चार्ट में समझ लीजिए। प्रत्येक जिले में, सब जिले होते हैं, उसमें दीवानी न्यायालय होते हैं और फौजदारी, दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। क्लियर है। जिला न्याय दीवानी न्यायालय में क्या होता है, जिला न्यायाधीश का न्यायालय होता है। ठीक, एक क्वालिटी ये हो गई। और वरिष्ठ उप न्यायाधीश का न्यायालय होता है, उसके नीचे पर मुंसिफ न्यायालय होता है, उसके नीचे पर छोटे दर्जे के न्यायालय होते हैं। जो केस चलता है पहले यहाँ आएगा, यहाँ पे आप केस फाइल करेंगे, फिर वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे अगर मामला अगर यहीं पे निपट गया तो ठीक है, छोटा मोटा केस है कोई। अगर बड़ा केस है तो फिर वो डायरेक्ट केस पे डिपेंड करता है वो किस लेवल का है, उसी हिसाब से प्रोसेस यही रहेगी। अगर छोटा केस है तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। अगर केस बड़ा है तो अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हो गया। अब फौजदारी न्यायालय में देखते हैं। सत्र न्यायालय न्यायाधीश का न्यायालय होता है। ठीक है, सेशन जज बोलते हैं इसे। प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी महानगरों और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं जिसे। ठीक है, वो बैठता है। द्वितीय श्रेणी का दंडाधिकारी या फिर तृतीय श्रेणी का। अब केस पे डिपेंड करेगा कौन सा केस है, कैसे। अगर केस मामूली सा है तो यहाँ से उठेगा, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर। और ये कि यहाँ पे जिला न्यायाधीश का न्यायालय, मंडल अधिकारी का न्यायालय, तहसीलदार का न्यायालय, सहायक तहसीलदार का न्यायालय। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा ये केस पे डिपेंड करेगा केस किस लेवल का, उसी हिसाब से होगा। अभी हमने चार्ट में समझा था, इसे थोड़ा थोड़ा डिटेलाइज कर देते हैं। कौन मामले कहाँ पर होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे मामले तीन होते हैं, दीवानी, फौजदारी और मालोगुजारी। क्लियर है। दीवानी मुकदमों का फैसला दीवानी न्यायालय में होता है। अभी इतना समझ लीजिए। दीवानी जो मामले मुकदमे होते हैं, इनमें आता क्या है, अभी शांति बनाए रखिए, आगे समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए। फौजदारी मुकदमों का फैसला फौजदारी न्यायालय में होता है, सीधी सी बात है। दीवानी न्यायालयों में उन मुकदमों की सुनवाई का जिनका संबंध रुपए लेन देन इत्यादि से होता है। रुपये को ये लेन देन है तो कहाँ पे जाएंगे हम, दीवानी न्यायालय में जाएंगे। क्लियर है, दीवानी मामला हो गए। फौजदारी न्यायालय में उन मुकदमों की सुनवाई होती है जिनका संबंध चोरी से होता है, हत्या से होता है, मारपीट इत्यादि से होता है। ऐसे केस हो गए तो हम फौजदारी कर देंगे। ठीक है। मालगुजारी मुकदमों का संबंध लगान से या झगड़ों संबंधी से। जैसे कोई लगान है, सरकार ने दिया, टैक्स अप्लाई किया, तुम वो नहीं भरने, मान बिजली का बिल हो गया या फिर होम टैक्स हो गया, ये सब नहीं भरे तो मालगुजारी का मामला बनता है। एक जिले में जिला जज के न्यायालय का सर्वोच्च स्थान है। जो जिला जज का न्यायालय होता है वो सारे जिले का हेड होता है, सबसे पहला स्थान उसी का है। यह न्यायालय जिले में स्थित दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का निरीक्षण करता है। ये जिला न्यायालय है जो दीवानी और फौजदारी इन दो के ऊपर बैठता है यहाँ पे। क्लियर है, ये दोनों का निरीक्षण करता है बैठे बैठे वहीं से। अंडरस्टूड है। दीवानी न्यायालयों में सिविल जज और मुंसिफ आदि की अदालतें होती हैं। अभी मुंसिफ भी समझेंगे क्या होगा, बस शांति बनाए रखिए। एक एक से सब बिल्कुल डिटेल से दिया गया है, यही तो मजा है एनसीईआरटी का। क्लियर है। फौजदारी न्यायालयों में सेशन जज का न्यायालय होता है, न्यायालय सबसे बड़ा होता है।
सेशन जज का जो होता है फौजदारी न्यायालयों में, जो सेशन जज होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये सेशन जज होता है, डेली इसकी अदालत नहीं लगती है, इसका सेशन होने पर इसकी इसकी न्यायालय आता है, इसका काम चलता है। वो कब लगता है ये न्यायालय तय करेगा। क्लियर है। इसमें फौजदारी के संगीन मुकदमे जैसे हत्या, बड़ी डकैती आदि सुनाई देती सुनो सुनवाई होती है। जैसे मान लो हत्या का केस हो गया, फौजदारी में जो जाएगा, जिला न्यायालय फौजदारी जो न्यायालय होता है उनमें जाएगा, उसमें छोटे मामले जाएंगे। ठीक है। इसमें बड़ा मामला जाएगा जो सेशन न्यायालय होगा। क्लियर है। सेशन जज की अदालतों के नीचे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालतें होती हैं। क्लियर है। अब समझते हैं। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ये रटना है बिल्कुल कैसे भी, जैसे 2 वर्ष की सजा और 1,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। भैया जो प्रथम वर्ग को मजिस्ट्रेट होता है वो कर सकता है 2 वर्ष की सजा या कुछ जुर्माना रख देते, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता इतने से ज्यादा। अच्छा, द्वितीय श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, 6 महीने की सजा और 200 रुपए, 6 महीने की सजा दे देगा और 200 रुपए दे देगा। क्लियर है। अब तृतीय श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है वह 1 महीने की सजा और 50 रुपए का जुर्माना कर सकता है। क्लियर है। तीनों का होगा अंडरस्टूड। अब इसे समझ लेना कौन सा कैसे कर सकता है। आप कहाँ पे अपना मुकदमा लेके जाते हैं उसी हिसाब से होगा। पहले तो क्रम वही रहेगा, पहले में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे। पहला क्या करेगा, ये केवल 50 रुपए का जुर्माना और 1 महीने की सजा। दूसरा जो होगा वो 6 महीने की सजा और 200 रुपया। और जो पहला होगा ये 2 वर्ष की सजा और जुर्माना दे सके, 1,000 रुपये जुर्माना। क्लियर है मस्त पॉइंट। मिलेगा ये कहीं नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा। यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यू में, कभी कभी टॉपर्स भी रह जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, तो उसको समझते हुए चलेंगे। छोटे मुकदमे ग्राम स्तर पर न्याय पंचायतों द्वारा सुलझाए जाते हैं। छोटा मुकदमा होगा किसी का, किसी ने पैसा ले लिया या दे नहीं रहा है, छोटा सा छोटे मोटे मामले जो ग्राम पंचायत में ही समझ जाते हैं। जिले के सभी न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। ये स्टेट जो न्यायालय होता है उसके अंडर में काम तो है ही, पहले जिला हो जाएगा, फिर यहाँ पे राज्य हो जाएगा और यहाँ पे केंद्र हो जाएगा जो सेंट्रल होता है। ऐसे चलेगा। ऐसे ही इसमें किसी भी संस्था को पढ़ेंगे, आगे हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे या फिर लेजिस्लेटिव वो असेंबली वगैरह सब पढ़ेंगे, तो उसमें यही सब ऐसा चलेगा कि क्योंकि सबके नीचे एक बनाया गया है, एक पहले छोटा फिर बड़ा, पर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो सब में सुप्रीम ही उसका फैसला सबको स्वीकार करना पड़ेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, डिप्टी कलेक्टर या न्यायाधीश के प्रमुख कार्य बताइए। मन हो बताने का तो बता देना, कर लेना तो अच्छी बात है। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किस प्रकार सहायता पहुंचाती है। अगर ये आप क्वेश्चन करते रहेंगे ना तो इसमें क्या होगा कि आपकी आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होती रहेगी, आपको लिखने में सोचना नहीं पड़ेगा, बड़ी स्पीड आ जाएगी अच्छी सी। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा थोड़ा लिखना इन पे स्टार्ट कर देना तो अच्छा रहेगा। कलेक्टर पंचायत राज संस्थाओं को क्या संबंध है, ये क्वेश्चन तो शायद आया है हमको सन याद पता नहीं कब आया, ऐसे ही कुछ उसमें थोड़ा आगे बढ़ा के कुछ चीज़ें और ऐड करके ऐसे क्वेश्चन आया है, तो ये देखते रहना, इम्पोर्टेंट होते हैं। भूमि का रिकॉर्ड करने के लिए, वो राज्य इकट्ठा करने के लिए कौन सा अधिकारी मदद करता है। तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 9th की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। सार्वजनिक संपत्ति, सबकी संपत्ति, स्कूल, अस्पताल और क्या हो गया, सरकारी भवन, कुछ भी, स्कूल की, अपने घर की वस्तुएं जैसे कपड़े, चारपाई, बर्तन, रोटी इत्यादि निजी संपत्ति है। ठीक। और जैसे सार्वजनिक संपत्ति क्या है, अपनी पुस्तक, रबड़, पेंसिल निजी संपत्ति का उदाहरण। सार्वजनिक संपत्ति क्या है, ये देख लीजिए,
इसमें भी कुछ ऊपर है काम का। जिस संपत्ति को, हाँ अच्छा सीधी सी बात, जिस संपत्ति पर सबका अधिकार होता है उसे सार्वजनिक या राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। सबका अधिकार है, स्कूल है, सब पढ़े सब पढ़े, सबका अधिकार है। राष्ट्रीय या सार्वजनिक संपत्ति है, और जिस पर केवल हमारा अधिकार होता है, जैसे हमारे घर की चीजें, कुछ भी हो जाए वो। क्लियर है। निजी संपत्ति ये छोड़ दीजिए, छोटे बच्चे हो क्या, इनको भी करोगे। सार्वजनिक संपत्ति क्लियर हो गया, ये स्कूल अस्पताल, ठीक। पानी पीने की टंकी, बिजली कारखाने, कोई कुछ काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा वो तो हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। स्कूल की समिति, पुस्तक के लिए पुस्तकालय वगैरह होते हैं, प्रयोगशाला के लिए प्रयोगशालाएं बनी होती हैं। श्याम पट्टी कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना इसमें हमको। ये लो भाई, सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण, ठीक। ये झरना है, पानी गिर रहा है, ये देखिए आप, बस, ट्रेन। क्लियर। ये बढ़ते हैं। यातायात साधनों की सुरक्षा वो तो बहुत अच्छे से करते हैं, इसमें भी हमें कुछ नहीं पढ़ना है। और क्या हो गया, ये तो भाई हम लोगों के काम का इसमें है नहीं, जो है वो हम निकाल के रख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। ऐतिहासिक स्मारक क्या होते हैं, जैसे मान लो लाल किला हो गया, या फिर गांव का कोई प्राचीन मंदिर है, या कुआ है, या कुछ भी है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च, महल आदि की, इनकी रक्षा में, इनमें क्योंकि काफी धन लगा होता है। धन और श्रम के अलावा ये हमारी जो धरोहर होती है एक प्रकार की, वही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ खास नहीं, कुछ कुछ अन्य प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति, पेड़ पौधे, बिजली, कुछ नहीं। ये थोड़ा देख लेंगे, देख के लेंगे, रट लेंगे भाई, इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है। ओके। कुछ लोग इन इमारतों पर अपने नाम लिखकर इन्हें खराब कर देते हैं। इमारतें जैसे गए, नाम लिख देते हैं, दिल विल बना दिया, बाकायदा लिख दिया, गंदा कर देते हैं। इस हमारे देश में प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम है 1958 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को दंड दिया जाएगा। पुरातत्व कौन सा अधिनियम है, 1958। अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को खराब करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो 558 के तहत आपको दंड दिया जाएगा। क्लियर है। यही इसमें काम की चीज थी। सॉरी, वो थोड़ी कैमरे की डिस्पेंस बिगड़ गया था, उसका कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ तक कर चुके थे। हम आगे से थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं क्या हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने यहाँ तक कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपके काम का है नहीं वैसे भी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। हम पढ़ चुके नहीं, ये कुछ काम का नहीं है, जो है हमने आपके काम का निकाल के रखा है, नहीं पढ़ना इसको। सार्वजनिक संपत्ति किसे कहते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, और नहीं करना, छोड़ देना। अपना अब आखिरी चैप्टर पढ़ लेते हैं, फटाक से देख लेते हैं इसमें क्या है। नागरिक संस्थाएं और हमारा सहयोग, जो है काम की चीजें। गांव और शहर में बहुत सी जरूरतें स्थानीय संस्थाओं द्वारा पूरी होती हैं। स्थानीय नागरिक जीवन को सुखी और समृद्ध में स्थायी संस्थाओं का बहुत महत्व होता है। ठीक है भैया, मान लिया उन्हें बहुत महत्व होता है, लेकिन ये चैप्टर हमारे लिए महत्व नहीं देता है, तो हम इसको छोड़ते हैं। इसमें कुछ काम का है नहीं है, ये भी नहीं है। मत पर उचित उपयोग, नहीं नहीं नहीं, हमारे काम का नहीं है। इसको बड़ी सिंपल भाषा है, अगर आप इसको एक एक लाइन पढ़ेंगे तो ना सर दर्द हो जाएगा। जो काम का है इसलिए मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। कानून और नियमों का पालन करना, कानून और नियमों का पालन, नियमों का पालन दंड भय से नहीं, अब तो स्थायी संस्थाओं की मदद के दृष्टिकोण से करना चाहिए। ये नहीं किसी को डरा धमका के कर रहे हो, संस्थाओं की मदद से करना चाहिए। ठीक है। नियमों का पालन न होने पर
अव्यवस्था फैल जाती है। गांव और शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए नियमों का पालन बहुत जरूरी है। इसके लिए बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, लाइन में खड़े होने का अपनी प्रतीक्षा का कार्य करना चाहिए। नहीं पता चला बैंक में गए, नंबर नहीं आ रहा है, तोड़ फोड़ मचा दी वहां पे, तो उनका पालन करना चाहिए। इसलिए दंड और न्याय की व्यवस्था की गई। करों की अदायगी, ये भी अनुशासन और सहयोग नहीं है आपके काम का। ये भी नहीं है भाई साहब आपके काम का। नागरिकों का बोध, ये भी नहीं करना, इनको छूना नहीं, गंदी बात। और ये, हाँ ये देख लेना, आपको थोड़ा दिक्कत, अंधविश्वास पता ही है सबको। अनुसूचित एससी बोलते हैं इसे, अनुसूचित जाति जनजाति है, वो थोड़ा एल्डर मैन कर लेना याद, नहीं मानते हो तो। नगर निगम के वे सदस्य जिन्हें किसी प्रकार की विशेष दक्षता के लिए नगर निगम में मतलब कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, जिन्हें एल्डरमैन बोलते हैं, किसी किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं। क्लियर है। वयस्क मताधिकार 18+। समाज, पता ही है हमें क्या होता है हमारा समाज। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पीछे हम करके आए हैं, एक एक चीज को समझ के आए हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है क्योंकि ये इसलिए दिए जाते हैं में कन्फ्यूजन ना हो। और ये बंधुआ मजदूर बांध के रखते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, समझा था ना हमने। फौजदारी मुकदमे जिसमें लड़ाई संबंधी डकैती, अनाजी की, ठीक है, सारे का समांसक यातना देने से होता है। तो क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग क्या करेंगे अब, क्लास 7 का जो चैप्टर पहला बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है उस पहले चैप्टर में कि आपको लगेगा नहीं कि हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये लगेगा जो लक्ष्मीकांत होता है उसको पढ़ रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो देखेंगे उसमें। थैंक यू। क्लियर है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर और न्यू बुक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।